ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा सिंह जी, आपका रेडियो इंडिया के प्रोग्राम खबरसार में बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। अ, गौरव, हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले गौरव जी, इस हफ्ता की शुरुआत यानी कि कल से आउटगोइंग मेयर या सरी के भूतपूर्व मेयर डग मैककलम की ट्रायल या केस कोर्ट में शुरू हो गई है। उनके ऊपर पब्लिक मिसचिफ की चार्ज लगाई गई है। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार और मिनिस्टर फॉर हेल्थ एड्रियन डिक्स का कहना है कि BC के सरकार ने डॉक्टर्स के लिए एक नया कॉम्पेंसेशन या पेमेंट प्लान स्थापित किया है, जिससे उन्हें पूरा विश्वास है कि और ज्यादा फैमिली डॉक्टर्स ब्रिटिश कोलंबिया में आएंगे। QP कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉइज ने सारे कनाडा में हड़ताल करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि ओंटारियो के सरकार ने जो स्ट्राइक के ऊपर बैन लगाया है उससे वे खुश नहीं है और वे हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। और ब्रिटिश कोलंबिया के पब्लिक सर्विस एजेंसी और प्रोफेशनल एम्प्लॉइज यूनियन, जो एक छोटा सा यूनियन है, उनके साथ टेंटेटिव अग्रीमेंट साइन हो गई है गौरव जी, और हड़ताल शायद नहीं हो। कैनेडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि वे हैती गए थे और वहां से जब वे वापस आए हैं तो वे सरकार को एक रिपोर्ट देंगे कि क्या कैनेडियन और अमेरिकन सैनिकों को या पुलिस ऑफिसर्स को वहां भेजा जाए या नहीं। कनाडा 50 देशों में से है जिन्होंने चाइना से ये मांग की है कि वे जो अपने माइनॉरिटी मुस्लिम उइगर्स हैं उनको छोड़ दे और उनको सताए नहीं। और खबरों में कैनेडियन स्पोर्ट्स में जो अब्यूज है और एथलीट जो अब्यूज फेस कर रहे हैं गौरव जी, उसके बारे में एक इंक्वायरी की जाएगी। हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है गौरव जी कि ईरान को यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ इंडिजिनस पीपल्स की कम्युनिटी से हटा दिया जाए। कनाडा एक लीडर हो सकता है गौरव जी उन देशों में जो देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया के में होम ओनर्स जो हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा से ज्यादा मॉर्गेज जो है बहुत लो रेट के है, इसीलिए वे अपना मकान अभी बेचना नहीं चाहते हैं। और गौरव जी, ये ऑफिशियल हो गया है कि कनाडा की डेफिसिट पिछले साल यानी कनाडा की घाटा पिछले साल $90.2 बिलियन यानी $90 बिलियन से भी ज्यादा रहा। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग खबर में गौरव जी, बॉलीवुड की एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग जो है वो चाइना के लोगों के लिए एक एक डिफरेंट सॉन्ग बन गया, जिससे कि वे ये बॉलीवुड सॉन्ग को गा गा कर चाइनीज सरकार के खिलाफ जीरो कोविड की जो उनकी पॉलिसी है उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन की जंग की। तो कनाडा अपनी कमिटमेंट पर वैसे ही खड़ा हुआ है और लगातार अपने उनको हथियार भेजता जा रहा है। अब सुनने में आया है कि वो यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियां, व्हीकल्स देगा। हाँ जी, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अनीता आनंद, उन्होंने ये कहा है कि कनाडा अब आर्मर्ड व्हीकल्स जो है वो यूक्रेन को प्रदान करने जा रहा है। गौरव जी, ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स है इसको सैनिक ज्यादातर सोल्जर्स इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर ये युद्ध में सैनिक आर्मर्ड व्हीकल्स को यूज करते हैं, जिससे कि उनके ऊपर जब अटैक होता है गौरव जी, उसे और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। और गोला बारूद भी जब वहां पर उनके ऊपर फायर किया जाता है तो आर्मर्ड व्हीकल से उनकी प्रोटेक्शन होती है। और कनाडा के सरकार का कहना और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है अनीता आनंद, उनका कहना है कि इन आर्मर्ड व्हीकल से यूक्रेन के सैनिकों को, आर्मी को बहुत फायदा होगा। इसीलिए कनाडा और भी ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स वहां पर भेजने की तैयारी कर रहा है।
अनीता आनंद ने ये भी कहा है कि ये जो पूरा मान लो कि पूरा से युद्ध जो शुरू हुआ जब फरवरी 24 से शुरू हुआ है, ये युद्ध कोई 8 महीना से भी ज्यादा हो गया गौरव जी। तब से लेकर अभी तक कनाडा ने 600 मिलियन डॉलर्स की मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को दी है, जिसमें कई इक्विपमेंट है, जैसे कि ड्रोन कैमरास भी है गौरव जी, आर्टिलरी राउंड्स भी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस भी है, साथ साथ में जैसे कि अभी हमने कहा आर्मर्ड व्हीकल्स भी वहां पर भेजा गया है गौरव जी, और भी कई सामान मिलिट्री के सामान भेजे गए हैं। और अनीता आनंद का कहना है कि कनाडा उन देशों का लीडर हो सकता है जो देश वेस्टर्न देश ज्यादातर जो यूक्रेन मिलिट्री सामान भेज रहे हैं। अनीता आनंद ने यह भी कहा है कि यही कम नहीं है, हम और भी मिलिट्री सामान भेजने के लिए तैयार हैं, जैसे कि जो कुछ भी यूक्रेन की जरूरत है उसको प्रदान करने के लिए कनाडा तैयार है। इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, आई हैव आस्क्ड माय कोलीग्स अक्रॉस नेटो अलायंस to think about Canada as a leader in that area, because what we are providing to Ukraine are brand new vehicles, fresh off the line, to make sure that Ukraine has best in class टेक्नोलॉजी। आनंद ने एक इंटरव्यू में कहा। उनका इसका मतलब ये है गौरव जी, अनिता आनंद का कहना है कि कनाडा कोई यूज करा हुआ या पुराना मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल्स यूक्रेन नहीं भेज रहा है, वो बिल्कुल नए से नए जो अभी फैक्ट्री से बनकर निकल कर आए हैं उनको भेज रहा है। और अनीता आनंद ने अपने और साथी डिफेंस मिनिस्टर्स नेटो में उनसे भी मांग की है कि वे भी नए से नए सामान और टेक्नोलॉजी यूक्रेन तक पहुंचाएं। जी, उमेश जी, बात करते हैं चाइना की। चाइना में हम सबको पता है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर कितनी बड़ी समस्या है। अभी 50 कंट्रीज उस पर जोर लगा रहे हैं कि उइगर जो कम्युनिटी को उन्होंने डिटेन किया हुआ है उन लोगों को छोड़ दिया जाए। हाँ जी, ये जो यूगर लोग हैं, ये चाइना के जिनजिंग प्रोविंस में रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटी है। और चाइना की सरकार और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कई सालों से इनके ऊपर एक इंटरनल युद्ध शुरू किए हुए हैं, जिससे कि इन लोगों को मिटा दिया जाए। और गौरव जी, अफसोस की बात यह है कि ये तो जैसे कि मैंने कहा, ये यूगर कम्युनिटी जो है ये मुस्लिम से इस्लामिक फेथ को प्रैक्टिस करते हैं, इस्लामिक मजहब को मानते हैं। लेकिन कोई भी इस्लामिक जो देश है दुनिया में, चाहे वो कोई अरब कंट्रीज हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, कोई भी कोई भी ये इस्लामिक मुस्लिम देश भी चाइना से इस बारे में सवाल नहीं कर रहा कि क्यों ये माइनॉरिटी मुस्लिम्स को इस तरह से सता रहे हो। जो कुछ सवाल किया गया है वो वेस्टर्न देशों द्वारा किया गया है गौरव जी, अमेरिका द्वारा किया गया है। लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री ने इस तरह से सवाल चाइना से नहीं किया है। और अब गौरव जी, 50 वेस्टर्न देशों ने चाइना से ये मांग की है कि वे पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की, माफ करना, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को वो पूरी करें, और ये जो युगर लोगों को उन्होंने बंदी बनाया, उनके ही प्रोविंस में बंदी बनाकर रखा, उन्हें छोड़ दे। यूनाइटेड नेशंस के जो ये रिपोर्ट था गौरव जी, उसमें ये लिखा गया था कि चाइना की सरकार और चाइना की आर्मी और पुलिस युजगर लोगों के खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, यानी कि मानव के खिलाफ जो क्राइम किया जा रहा है, मानव यानी कि इंसानियों के साथ जो क्राइम किया जा रहा है वो युजागर के खिलाफ और युजागर के साथ किया जा रहा है चाइना में। और ये मांग की गई है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। ये ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा, मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स है, और यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि क्योंकि ये मुस्लिम्स है और ये मुस्लिम फेथ प्रैक्टिस करते हैं और अपने मजहब को कम्युनिज्म से ज्यादा मानते हैं, इसीलिए जो कम्युनिस्ट सरकार है इनके खिलाफ एक उन्होंने एक तरह का युद्ध शुरू किया हुआ है कि उनको खत्म ही कर दिया जाए, उनकी जो पूरी कम्युनिटी है उनको वहां से हटा दिया जाए। कनाडा के यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर जो है गौरव जी, बॉब रे, उन्होंने एक स्टेटमेंट कल पढ़ा, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि ये स्टेटमेंट उन्होंने जनरल असेंबली के ह्यूमन राइट्स कमेटी के मीटिंग में पढ़ा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कनाडा तथा और कई वेस्टर्न देश जो हैं वे
इस बात से बहुत ही चिंतित है कि किस तरह से चाइना के सरकार इन मुस्लिम ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन ले रहा है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने भी मांग की है कि चाइना इन मुस्लिम ग्रुप्स, इन मुस्लिम कम्युनिटीज के खिलाफ इस तरह से व्यवहार वो बंद कर दे। गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, दूसरी तरफ हेती में काफी ज्यादा कंडीशन बुरे हो चुके थे, वहां पर कनाडा का एक डेलीगेशन भी गया था, तो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं अब वो? हाँ जी, वो डेलीगेशन वापस आ गई है गौरव जी। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया है जो वो उस रिपोर्ट को उन्होंने कनाडा की सरकार को तक पहुंचाया है। और अब कनाडा की सरकार ये इस बारे में विचार कर रही है कि क्या कोई मिलिट्री ट्रूप्स को, कैनेडियन ट्रूप्स को और सैनिकों को और पुलिस ऑफिसर्स को हैती भेजा जाए या नहीं। गौरव जी, कोई भी देश तैयार नहीं है अपने मिलिट्री या पुलिस को हैती भेजने के लिए, क्योंकि हैती में कई क्रिमिनल गैंग्स ने उस देश को टेक ओवर ही कर लिया है कहीं, और उस देश को वे डिवाइड करके जो क्रिमिनल गैंग्स है वे सरकार की तरह रूल कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और जो हाइटी के पॉलिटिशियंस है उन्होंने ये मांग की है कि कनाडा और अमेरिका अपने सैनिकों को वहां भेजे जिससे कि इन गैंग्स को वहां से हटाया जा सके। लेकिन अगर वहां पर गैंग्स को भेजा गया गौरव जी, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स होगा कि कैनेडियन और अमेरिकन सैनिक जो है वो क्रिमिनल गैंग्स का सामना करेंगे। उनमें शायद कुछ सैनिक मारे जाए और कुछ जख्मी हुए, और जिससे जो सरकार है वो थोड़ा चिंतित है। इसी तरह का सिचुएशन गौरव जी सोमालिया में एक बार हुआ था। वहां पे अमेरिकन सैनिकों को भेजा गया था। वहां पे भी गैंग्स थे गौरव जी, क्रिमिनल गैंग्स थे जो उस देश को अपने पंजे में पकड़े हुए थे। और जब अमेरिकन सैनिक वहां पे पहुंचे तो बहुत बड़ी लड़ाई हुई, कई अमेरिकन सैनिक मारे गए, कई हेलीकॉप्टर्स गिराए गए। और इसीलिए शायद अमेरिकन और जो कैनेडियंस हैं वे इस बारे में विचार कर रहे हैं कि क्या हमें वहां अपना सैनिकों को भेजना चाहिए या नहीं। और अगर हम वहां पर अपने सैनिकों को भेजेंगे तो किस कंडीशन के नीचे भेजेंगे, कि वहां से अगर हम क्रिमिनल्स को हटा देंगे तो ये पॉलिटिशियंस है क्या वे असलियत में क्या वे वहां पे इलेक्शन बुलाएंगे, क्या वो इलेक्शन वहां पर होगा, क्या वहां पे डेमोक्रेसी वापस आएगा या नहीं। क्योंकि हाइटी को कई बार दोनों अमेरिका और कनाडा ने मदद किया है, लेकिन बार बार 5-6 साल मदद करने के बाद हाइटी एक बार फिर उसी जगह पर आ गिरता जहां पर वो अभी है। जहां पर जैसे कि वहां पर ना तो कोई कानून है, ना तो कोई सरकार है, केवल क्रिमिनल्स ही उस देश को चला रहे हैं। तो अभी देखना यह है गौरव जी कि कैनेडियन सरकार क्या इस बारे में करती है। जी, उमेंद्रा जी, कल हमने बात की थी ब्राजील में इलेक्शंस हैं, तो क्या हुआ वहां पर? हाँ जी, ब्राज़ील ब्राज़ील में जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे जो लेफ्ट विंग भूतपूर्व प्रधान थे लूला, उनकी जीत हो गई गौरव जी। और जो राइट विंग कैंडिडेट था, प्रधान था, सिटिंग प्रेसिडेंट था गौरव जी, वो इलेक्शन हार गए हैं। और ये लेफ्ट विंग जो कैंडिडेट था वो पहले 2013 तक गौरव जी वो प्रधान था। फिर उसके खिलाफ आरोप लगाया गया था, लूला के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कुछ पैसे लिए, कोई ब्राइब्स, कुछ ब्राइब्स लिए, करप्शन हुआ था। और इसीलिए उन्हें उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए, उन्हें जेल में भी रखा गया था गौरव जी। और उनके खिलाफ केस चल रहा था। एक टेक्निकलिटी के कारण उन्हें जेल से छोड़ दिया गया गौरव जी। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। और गौरव जी बाद में ये पता चला, ये तो नहीं पता चला कि असलियत में उन्होंने कुछ पैसे लिए थे, ब्राइब्स लिए थे या नहीं। लेकिन लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा गौरव जी वे पहले पहले प्रधान थे और लेफ्ट विंग है वो। और एक बार फिर से अब वे केवल 1% से जीते हैं। उन्होंने राइट विंग कैंडिडेट जो है और अभी जो प्रधान थे पिछले 4 साल से, जया बोल्सोनारो को उन्होंने हराया। लूला को 50.9% वोट मिला गौरव जी, जबकि बोल्सोनारो को 49.1% मिला। तो कई लोग इस बात से खुश है कि एक बार फिर से ये लेफ्ट विंग जो प्रधान है, भूतपूर्व प्रधान है लूला, उनको फिर से चुना गया है। और उन्हें पूरा विश्वास है कि वे गरीबों का मदद करेगा। कई लोग बोल्सोनारो से खुश नहीं थे क्योंकि वे राइट विंग ट्रम्प की तरह
पॉलिसीज लाना चाहते थे देश में, और केवल कुछ राइट विंग जो लोग हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। फिर भी उनको बहुत ज्यादा वोट्स मिले इस इलेक्शन में। लूला प्रधान बनने के बाद उन्होंने ये कहा है कि अब जो अमेज़न जंगल है वहां पर जहां पर वो जंगल को काट कर साफ करके कई सालों से वहां पर खेती बाड़ी की जा रही है, उन्होंने ये कहा है कि अब एक भी पेड़ अमेज़न जंगल में नहीं कटेगा। उनका कहना है कि यहाँ पर अब ज़ीरो डिफॉरेस्टेशन होगा, यानी कि एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। कई लोगों का कहना है कि अमेज़न जंगल में पेड़ काटने से, जंगल को साफ करने से ही जो हमारे क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है इस सारी दुनिया में, वो अभी हम देख रहे हैं। लेकिन अब नया प्रधान का कहना है कि वे ऐसा नहीं होने देंगे। जी। उमेंद्रा जी, इमरजेंसी एक्ट के बारे में जो कमेटी बैठी हुई है उसकी जांच चल रही है, तो इससे बीच पीटर स्लोली पर काफी हमले हो रहे हैं। बिल ब्लेयर ने क्या कहा और दूसरे लोगों ने उन पर क्या इल्जाम लगाए हैं? गौरव जी, बिल ब्लेयर जो है वो हमारे सेफ्टी मिनिस्टर हैं, और उस समय सेफ्टी मिनिस्टर थे। और गौरव जी, पीटर स्लोली जो है वो पहले ओटावा पुलिस के चीफ थे। फरवरी में जब उन्हें वहां पर जो ट्रकर्स थे, फ्रीडम कॉन्वे के ट्रकर्स वहां पे पहुंचे। और कई लोगों का कहना है, उस समय भी गौरव जी जब हम रेडियो पे बात कर रहे थे तो उस समय भी हमने यही कहा था कि जो वो वहां पे पुलिस चीफ है पीटर स्लोली, वो बहुत उनकी पॉलिसीज के कारण ही ये जो फ्रीडम कॉन्वॉय है वो इतना बड़ा समस्या बन गया था। और अब वे कल गौरव जी और पिछले हफ्ते के अंत में, यानी कि थर्सडे फ्राइडे को और कल सोमवार को भी उन्होंने इस कमेटी के सामने उन्होंने एविडेंस दी, और उन्होंने ये बतलाने की कोशिश की कि किस तरह से वहां पर जो ट्रकर्स है वो आ गए और वहां से फिर वे वापस जाने से इनकार कर दिए। और गौरव जी, जो हमारे भूतपूर्व यानी कि फरवरी में जो सेफ्टी मिनिस्टर थे, फेडरल सेफ्टी मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि एविडेंस देते हुए उन्होंने ये कहा कि उसको उन्होंने पालन नहीं किया ठीक तरह से, इसीलिए गौरव जी उनका कहना है कि इतना ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गया। उनका कहना है कि अगर ओटावा की पुलिस और ओटावा के जो सिटी काउंसिल है, अगर वे ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस और साथ साथ में आरसीएमपी की कहा मानते, तो ये सिचुएशन इतना बुरा नहीं होता। और वे आज भी और गौरव जी वो एविडेंस देंगे, और उनसे जो काउंसिल है कमीशन के, वे इस बारे में कुछ और पूछताछ करेंगे। जी। उमेंद्रा जी, एक सर्वे सामने आया है कि कैनेडियन लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया है। महंगाई और फूड की कॉस्ट्स इतनी ज्यादा हो गई हैं, तो कितना खाना छोड़ रहे हैं अब वो? गौरव जी, वो कह रहे हैं कि 20% वे खाना छोड़ रहे हैं। और ये रिपोर्ट आई है गौरव जी, एक स्टडी में ये दिखाया गया है कि कई कैनेडियंस जो पहले हुए 2021 में जिस तरह से वे अपना खाना खा रहे थे और जैसे रह रहे थे, उस तरह से वे नहीं रह रहे, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। और अब वे क्या कर रहे हैं गौरव जी, और सभी तरफ से वे पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग कार नहीं चला रहे हैं, बस पे ही आ जा रहे हैं। जबकि उनके पास कार है, वो एक कार की गैस के पे करने के पास उनके पास पैसे नहीं है। तथा साथ साथ में गौरव जी उनके पास इंश्योरेंस की भी पैसे नहीं, कार नहीं चला रहे हैं वे। और कई लोग ये भी कर रहे हैं गौरव जी, ऐसा बताया गया, कई लोग ये कर रहे हैं कि वे खाने में कमी कर दिए, तो वे 20% कम खाना खा रहे हैं गौरव जी। और के ऐसा विश्वास किया जाता है, उनके विश्वास में अगर वे कम खाना खाएंगे तो वे और पैसे बचाएंगे। तो दिन में जब वे गौरव जी 3 समय लोग खाना खाते हैं, तो ये लोग अब केवल 2 समय ही खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं। और एक मील जो है अपना वो मिस कर देते हैं गौरव जी, इस स्टडी के अनुसार। जी। उमेंद्रा जी, हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक और कमेटी बनाने के लिए यूनानिमसली वोट कर दिया है। वो जांच करेंगे कैनेडियन स्पोर्ट्स में जो अब्यूज हो रहा है उसकी। हाँ जी, इस बारे में हमने पहले भी बहुत बातचीत की है। ज़्यादातर जो कनाडा की आइस स्पोर्ट्स में जो कुछ भी हुआ, उस बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही थी, उस बारे में भी हमने बहुत पढ़ी और बहुत बातचीत की कि किस तरह से गौरव जी जो एथलीट्स हैं उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। और अब गौरव जी
ऐसा बताया जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक कमेटी स्थापित करेगी जो अब्यूज इन कैनेडियन स्पोर्ट्स के बारे में वे इन्वेस्टिगेट करेंगे। गौरव जी, ये जिस तरह से अभी ये कॉन्वॉय फ्रीडम कॉन्वॉय की इंक्वायरी चल रही है, उसी तरह ये इंक्वायरी भी होगी। और गौरव जी, इसको कमेटी में जब माफ करना, कनाडा के पार्लियामेंट में ये लाया गया, तो ये प्रपोजल को यूनानिमस वोट मिला, यानी कि कोई एक एमपी ने भी इसका खिलाफ नहीं था, सभी इसके सपोर्ट में थे। और हाउस ऑफ कॉमन्स की ये कमेटी गौरव जी बैठक होगी इनकी, और इनकी ये एक ही मैंडेट होगी कि जो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ और सेफ्टी महिलाओं की और लड़कियों की है स्पोर्ट्स में, उसमें उनको क्या अब्यूज है, क्या उन्हें किस तरह की अब्यूज वे सहते हैं गौरव जी, और इस बारे में क्या किया जाए। और ये वे इस कमेटी को इसलिए बैठाया गया है गौरव जी, क्योंकि एक कई हाई प्रोफाइल एलिगेशंस आए हैं महिलाओं से, वे महिलाएं एथलीट्स जो जिन्होंने ये कहा है कि उन्हें सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज सहना पड़ा जब वे कई डिफरेंट स्पोर्ट्स में भाग लिए। और कल गौरव जी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्टेटस ऑफ वुमेन कमेटी ने भी बोर्ड की कि वे इस जो ये इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। इस मोशन को गौरव जी ब्लॉक की वे क्वा के एमपी एंड्रियाना लारोच ने टेबल किया था, और उसमें उसके मोशन में गौरव जी उन्होंने कमेटी से ये मांग की है कि तुरंत ही ये कमेटी एक स्टडी करे कनाडा के स्पोर्ट्स में और स्टेटस ऑफ वुमेन में, जिससे कि वो ये पता कर सके कि किस तरह की फिजिकल, इमोशनल और हेल्थ और सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन स्पोर्ट जो कनाडा में है, उनका क्या हैसियत है, किस तरह से उन्हें अब्यूज किया जाता है, अगर वो अब्यूज होते हैं तो वो किसके पास जाते हैं, और जब वो रिपोर्ट करते हैं अपने अब्यूज को तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कमिटीज है, वो क्या एक्शन लेती हैं। गौरव जी, ये जो कमेटी है, इसकी अपॉइंटमेंट इसी हफ्ते होगी, और शायद अगले 2 हफ्ते में इनकी बैठक शुरू हो जाएगी। जी, उमेंद्रा जी, हाउस ऑफ कॉमन्स ने दो और मोशंस को बैक किया है, उसके बिल्कुल फेवर है। वे लोग चाहते हैं कि ईरान को यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन से हटा दिया जाए। हाँ गौरव जी, ये तो यूनाइटेड नेशंस की ये कमीशन है, और ईरान को यहाँ से हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि केवल कनाडा अकेले ऐसा नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस के 169 मेंबर देश हैं, सब मेजोरिटी को ईरान को यहाँ से हटाना होगा। लेकिन गौरव जी, यूनाइटेड नेशंस का हाल ही यही है कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं ही नहीं, और वो ह्यूमन राइट्स क्या है, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी में बैठे हुए हैं। कई देश ऐसे हैं गौरव जी जहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, इलेक्शन हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो यूनाइटेड नेशंस के डेमोक्रेसी राइट्स की कमेटी पर बैठे हुए हैं। इसी तरह ईरान, जो ईरान में महिलाओं के कोई हक है ही नहीं, लेकिन ईरान भी यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ऑफ ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, वहाँ पर ईरान एक मेंबर है। और कनाडा के पार्लियामेंट ने एक मोशन पास की है, और इस मोशन में भी सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सभी पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि कनाडा की सरकार यूनाइटेड नेशन से ये मांग करे कि ईरान को कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की यूनाइटेड नेशंस की जो कमेटी है वहां से हटा दिया जाए। लेकिन कनाडा तो ये मांग कर सकता है, और कनाडा के जो साथी देश है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है या ब्रिटेन है, यूरोपियन देश है, शायद कनाडा को वे सपोर्ट करें। लेकिन कई और ऐसे देश हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें है शायद अभी हाल से उनकी नई दोस्त जो है रशा है, तथा और कई जो ऐसे देश है, वो शायद कनाडा के इस मांग को सपोर्ट नहीं करें। तो क्या ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस में कनाडा की ये मांग पूरी होगी या नहीं, ये भी देखना है। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ्स में कनाडा के घाटे की बात कर रहे थे। डेफिसिट कितना रहा पिछले साल में? करो जी, पिछले साल जो डेफिसिट था वो $20.9 बिलियन था, लगभग $21 बिलियन अगर आप मान लो, तो 21 बिलियन हो सकता है। ये एक बहुत ही जड़ा घाटा था, बहुत ही बड़ा घाटा था गौरव जी। इसका मतलब ये है कि कनाडा के सरकार को जितने पैसे आए, रेवेन्यू जितने आए हैं, उससे $21 बिलियन ज्यादा खर्चा था, या उससे ज्यादा उन्होंने पैसे स्पेंड किए। गौरव जी, अगर आप की कमाई
हो $1000 महीने का, और अगर आप खर्चा करें $2000, तो आपका घाटा $1000 का होगा हर महीना, और हर महीने ये आपका घाटा दिखाता जाएगा, और 1 साल के बाद दूसरे साल भी ये घाटा आपके साथ रहेगा, आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे सरकार चलते हैं वो अलग तरह से चलते हैं। वो ऐसे होते हैं कि साल का उनका घाटा होता है $90.2 बिलियन, ये हुआ है। माफ़ करना, मैंने 90.1 कहा था, नहीं $90.2 बिलियन ये है। लेकिन जैसे साल का अंत हुआ, ये घाटा दिखाकर टोटली ये पूरा कर्जा में ऐड कर देंगे $90.2 बिलियन, और अब 2022 2023 में वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये घाटा उनको दिखाएगा नहीं, ये इनका कर्जा में ऐड हो जाएगा। तो गौरव जी, ये फिगर अब दिखाया गया है कि 2021 और 2022 के फिस्कल ईयर में कनाडा का जो डेफिसिट था वो $90.2 बिलियन था। और गौरव जी, सरकार ने पहले कहा था कि इसकी डेफिसिट और ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन $90.2 बिलियन ही था, है। लेकिन कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा घाटा है, बहुत ही बड़ा रकम है। ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ कनाडा की कमिटी की जो रिपोर्ट है, उसमें ये दिखाया गया है गौरव जी, कि अप्रैल 1 2021 से लेकर मार्च 31 2022 में जो कनाडा की सरकार है, उनकी रेवेन्यू जो थी गौरव जी, $413.3 बिलियन, यानी कि $413 बिलियन उनकी रेवेन्यू थी, लेकिन उनकी जो खर्च थी गौरव जी, $493.3 बिलियन थी। और इसीलिए गौरव जी, जो डेफिसिट है, यानी कि जो ज़्यादा पैसे सरकार ने खर्च किए हैं, वो है $90.2 बिलियन। जी, उमेंद्रा जी, इंटरेस्ट रेट है बार-बार आगे बढ़ रही है, 6 बार बढ़ चुकी है 1 साल में, तो इसके साथ जो जिन लोगों ने अलग-अलग मॉर्टगेज रेट्स पर घर खरीदे, उन पर का क्या असर होगा? एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं? स्वरूप जी, वे लोग जिनकी इंटरेस्ट रेट कम थी, जब उन्होंने मोर्गेज लिया, उस समय इंटरेस्ट रेट कम थी, तो वे अभी अपने जो घर है, मकान, उनको बेचेंगे नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर वे लोग जो इन्वेस्टमेंट किए और उन्होंने अपने घर को वेरिएबल रेट्स पे लिए, वही शायद बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी वे वेरिएबल रेट्स पर बेचने की कोशिश करेंगे, उनको उतना रकम शायद नहीं मिले, और उनको बैंक को पेनल्टी पे करना पड़े मोर्गेज ब्रेक करने के लिए। इसीलिए वे भी हिचकिचा रहे हैं कि वे बेचेंगे या नहीं। और गौरव जी, जो ज़्यादा से इन्वेस्टर्स है, जो इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, वो वेरिएबल रेट्स को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा शायद इंटरेस्ट राइट ऑफ मिलता है, इसीलिए। और अब एक्सपर्ट्स का कहना है गौरव जी कि आप मार्केट में बहुत कम घर आ रहे हैं बिकने के लिए, वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने घर उस समय खरीदा जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही नीचे थे, अब वे अपने घर बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें ये भय है कि एक बार उन्होंने घर बेच दिया, ये जो लो इंटरेस्ट रेट है वो फिर उनको मिलेगा नहीं। um, there's going to continue likely for the rest of this year, as affordability challenge really reign high over buyers' budgets and sellers' decisions on whether or not to list their homes. Zillow के economist निकोल बौशर्ड ने गौरव जी एक स्टेटमेंट में कहा, उनका कहना है कि लोग अब शायद इस साल के अंत तक अपने घर को बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अगर वे बेच दिए घर को, तो ये जो उनकी कम इंटरेस्ट रेट की मॉर्गेज अभी है, वो उनके हाथ से चले जाएगी, और वो उनको वापस नहीं मिलेगी। जी, उमेंद्रा जी, सरी के आउटगोइंग मेयर डग मैककलम का जो पब्लिक मिसचीफ का केस था, उसके बारे में लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं, तो काफ़ी कुछ हुआ कोर्ट में, उसके बारे में विस्तार में बताएँ। ज़रूर गौरव जी, हमारे जो इलेक्शन का, सिटी का इलेक्शन का ड्रामा खत्म ही नहीं हुआ। आप मान लो ये मूवी था, ये खत्म हुआ ही नहीं कि दूसरा ड्रामा आ गया, पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 ये है गौरव जी कि सरी के आउटगोइंग मेयर, यानी कि सरी के भूतपूर्व मेयर जो है डग मैककलम, उनकी क्रिमिनल केस गौरव जी कल से यहाँ पर कोर्ट में शुरू हो गई, और जो पहले विटनेस थे उन्होंने एविडेंस भी दे दिया, और जो क्राउन काउंसिल थे और उनके लॉयर थे, वो दोनों इस विटनेस से सवाल जवाब भी किए गौरव जी। लेकिन उससे पहले, केस शुरू होने से पहले ही जो नए मेयर हैं ब्रेंडन लॉक, उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि उन्होंने स्टाफ से, सरी सिटी के स्टाफ से ये मांग की है कि डग मैककलम की जो लीगल फीस है उसे भरना बंद कर दें। ब्रेंडन लॉक ने ये कहा, और इस बात को सुनकर बहुत लोग बहुत ही खुश हुए होंगे। ब्रेंडन लॉक ने ये कहा कि उनके ख्याल में
डग मैकलम जब मेयर थे और जब ये घटना हुआ सितंबर 2021 में एक सेवन फूड्स के बाहर पार्किंग लॉट में, तो उस समय डग मैकलम वहां सरी मेयर की ड्यूटी नहीं कर रहे थे। वो अपने खुद पर्सनल व्यक्तिगत काम के लिए गए थे, शॉपिंग करने के लिए, अपने घर के लिए शॉपिंग करने के लिए गए थे और सिटी काउंसिल के लिए शॉपिंग करने के लिए वहां नहीं गए थे। तो ये इंसिडेंट जो हुई है, इसलिए सरी सिटी को इसकी डग मैकलम को की लीगल कॉस्ट या डग मैकलम की लॉयर की फीस नहीं भरनी चाहिए। और जो नए मेयर हैं ब्रेंडा लॉक, उन्होंने ये कहा कि उन्हें मालूम है कि कौन सी रकम बताई गई है कि क्या कॉस्ट होगा डग मैकलम की कोर्ट केस का। और उन्होंने ये कहा कि उनके ख्याल में डग मैकलम ने जिस लॉयर को हायर किया, जो रिचर्ड पैक है, वो ये सारे कनाडा के सबसे जाने माने लॉयर और सबसे महंगी लॉयर है। और डग मैकलम ने उसे हायर कर लिया। और ब्रेंडा लॉक का कहना है कि उनके ख्याल में क्या डग मैकलम इतने एक्सपेंसिव लॉयर को हायर करते या नहीं, अगर उन्हें खुद को अपने जेब से उन्हें फीस पे करना पड़ा। तो ब्रेंडा लॉक ने ये कहा है कि उन्होंने सिटी स्टाफ से ये मांग की है कि तुरंत ही डग मैकलम की जो लीगल फीस है, उनकी लॉयर की फीस पे करना बंद कर दे और ये रास्ता भी देखे कि क्या जो कुछ फीस आगे से पे कर दिए गए हैं, उनको क्या वापस डग मैकलम से लिया जा सकता है या नहीं। और गौरव जी, एक लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि शायद सरी सिटी को डग मैकलम को सू करना पड़े कि जो कुछ भी उनको पहले उनकी लीगल फीस पे की गई थी, उनको वापस लिया जाए। और गौरव जी, यहाँ पर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है और हमें ये जो सिटी काउंसिल, जो डग मैकलम के सपोर्टर्स थे, जिन्होंने काउंसिल में वोट किया था कि डग मैकलम के लीगल फीस को सिटी काउंसिल ही पे करे, उनसे ये पूछा जाना चाहिए था इलेक्शन के दौरान और अभी भी पूछा जाना चाहिए कि क्यों आपने ये वोट किया कि सरी के टैक्स पेयर्स डग मैकलम की लीगल फीस पे करे, क्योंकि डग मैकलम वहां पर पर्सनल शॉपिंग के लिए गए थे कि किसी सरी सिटी के काम के लिए नहीं गए हुए थे। वहां पे सरी सिटी के लिए वे कुछ करने नहीं गए हुए थे, तो क्यों सरी के टैक्स पेयर्स उनके लीगल फीस पे करें। और गौरव जी, अब चलते हैं कोर्ट केस में। तो कोर्ट केस शुरू हुई गौरव जी, और ऐसा बतलाया जाता है कि कोर्ट केस में जो सीसीटीवी कैमरा है, जो सेवन फूड्स के सीसीटीवी कैमरा साउथ सरी सेवन फूड्स की सीसीटीवी कैमरा में जो भी रिकॉर्डिंग हुआ इस इंसिडेंट का, वो भी अप्लाई किया जाएगा कोर्ट में। आपको मालूम रहे कि शायद उन लोगों को जिन्होंने इस बारे में पहले सुना नहीं, डग मैकलम का ने ये कहा है कि वे सेवन फूड्स गए हुए थे जब वहां पर कुछ लोग जो पटिशन साइन करा रहे थे कि कीप सरी आरसीएमपी इन सरी, उन्होंने उनसे बात भी बात की और उसमें से एक महिला जिसका नाम मिसेस जॉनसन है, उन्होंने अपने कार को डग मैकलम के पांव के ऊपर से चलाया जानबूझकर, और जिससे वे जख्मी हो गए और उन्होंने वहां से पीसाज हॉस्पिटल भी गए डग मैकलम। फिर उसको वहां से हुए आरसीएमपी को 911 कॉल करके बुलाए और ये कहा कि ये महिला मेरे पांव के ऊपर अपने कार चला कर गई है और मैं चाहता हूं कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो सरी आरसीएमपी गौरव जी उस समय इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फिर बाद में सरी आरसीएमपी ने इस इन्वेस्टिगेशन को आरसीएमपी के मेजर क्राइम यूनिट को दे दिया, जो एक नेशनल बॉडी है गौरव जी, और उनसे मांग की कि आप इन्वेस्टिगेशन करो इस बारे में, क्योंकि वे नहीं चाहते थे, सारी आरसीएमपी ये नहीं चाहते थे कि बाद में कोई ये कहे कि जो कुछ भी सरी आरसीएमपी ने किया वो डग मैकलम के खिलाफ किया, क्योंकि डग मैकलम सरी आरसीएमपी को सरी से हटा रहे थे। तो ये जो मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उन्होंने ये पाया कि जो कुछ शायद डग मैकलम ने कहा वो सही नहीं था, इसीलिए उन्होंने डग मैकलम के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज, मिसचिफ की चार्ज लगाने की प्रस्ताव रखी। इसकी ये जो चार्ज थी गौरव जी, एक इंडिपेंडेंट लॉयर ने इस बारे में रिव्यू किया इसको, और वो इंडिपेंडेंट लॉयर ने भी कहा ठीक है इस चार्ज को लगाना चाहिए डग मैकलम के खिलाफ। उनके खिलाफ ये चार्ज लगाए गए और डग मैकलम और उनके लॉयर ने कोर्ट में ये किया, ये उन्होंने प्रपोजल किया कि उनकी केस जो है वो इलेक्शन की बात सुनी जाए। क्यों इलेक्शन की बात सुनी जाए? जिससे कि इलेक्शन पे इससे कुछ इम्पैक्ट ना हो। लेकिन इससे भी कुछ इम्पैक्ट हो या ना हो, डग मैकलम तो केस हार गए गौरव जी। और कोर्ट केस जो शुरू हुआ वहां पर जो गौरव जी जो पहली विटनेस थी मिसेस जॉनसन,
उन्होंने ये कहा कि वे ड्राइव करके जा रहे थे सेव ऑन फूड्स के पार्किंग लॉट पे साउथ सरी में। वहाँ पे वे पटिशन कलेक्ट करने जा रहे थे क्योंकि वे उस ग्रुप के मेंबर है जिस ग्रुप में जिस जिस ग्रुप ये चाहती थी कि आरसीएमपी को सरी में रखा जाए। तो उन्होंने देखा वहाँ पर डग मकेलम है, तो कार धीरे करके उन्होंने कहा उनसे और डग मकेलम से बीच बात विवाद हुई। उन्होंने डग मकेलम से ये कहा कि आप रिजाइन हो जाओ, आप इस शहर के लिए ठीक नहीं है। और डग मकेलम ने उससे कहा कि आप यू आर अ लाउड माउथ, आप बहुत बोलते हो, आपको सरी में नहीं रहना चाहिए, आप सरी छोड़ के चले जाओ। और मिसिस जॉनसन ने कोर्ट को यह बतलाया कि हाँ, हमारे दोनों में वाद विवाद हुई, हमने एक दूसरे के खिलाफ गालियां भी निकाली, एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहा, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाया। और फिर मैं वहां से कार लेकर चली गई और मैं कार ले जाकर अब जाकर पटिशन कलेक्ट की और जो वहां पे लोग पटिशन साइन कर रहे थे उनसे ये कहा कि वहां पर डग मकेलम है, हमें बड़ा भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अ, डग मकेलम के पाँव के ऊपर गाड़ी नहीं चलाई। और गौरव जी, जी। डग मक्कलम के जो लॉयर है रिचर्ड पैक, उन्होंने उनसे क्रॉस एग्जामिन भी किया और इस महिला ने ये माना कि पहले इंक्वायरी के पहले दिन यानी कि पुलिस से उन्होंने पहले बार ये कहा था कि मेरे कार कहीं और पार्क थी, लेकिन असलियत में पार्क कहा तो पार्किंग लॉट में ही पार्क थी। उन्होंने कहा कि गलती से उन्होंने ये कह दिया, लेकिन जो कुछ अब वो कह रही है वो सही है। लेकिन गौरव जी, एक इस केस का एक मतलब यही होगा, जो फाइंडिंग होगा वो सीसीटीवी कैमरा पे क्या दिखता है उसके ऊपर फाइंडिंग होगा। और हमारे जो कनाडा के क्रिमिनल कोड है उसके नीचे जो क्रिमिनल मिस्चिफ होता है कि आप जानबूझकर पुलिस को कोई गलत रिपोर्ट दो कि ये हुआ जब वो हुआ नहीं, वही चार्ज अब डग मैककलम के ऊपर लगाया गया है और ये केस अभी चल रहा है। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार अब डॉक्टर्स को कितनी तनख्वाह देगी? गौरव जी, कम से कम $350,000 उनको देगी। और बीसी की सरकार ने जो हम उनका पेमेंट मॉडल है डॉक्टर्स को, जिस मॉडल से वो पे कर रहे हैं फैमिली डॉक्टर्स को, उन वो मॉडल को उन्होंने बदल दिया है और जिससे कि और भी फैमिली डॉक्टर्स यहाँ पे आ सके, आकर ब्रिटिश कोलंबिया में रह सके। ये जो नए मॉडल है गौरव जी, इसको डेवलप किया गया है डॉक्टर्स ऑफ बीसी द्वारा, बीसी फैमिली डॉक्टर्स एसोसिएशन, तथा साथ साथ में प्रोविंशियल सरकार एक साथ मिलकर उन्होंने इस मॉडल को गौरव जी बनाया है और इस मॉडल को फरवरी 2023 में शुरू किया जाएगा। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं एड्रियन डिक्स, उन्होंने ये कहा है कि अगर डॉक्टर्स पुराने फंडिंग मॉडल को इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं और जो डॉक्टर्स ये नए फंडिंग मॉडल को स्थापित करना यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं गौरव जी। फैमिली फिजिशियंस कैन continue with the current model or they can opt to join the new one। और प्रीमियर जॉन हॉगन ने भी इस बारे में कुछ कहा। उन्होंने कहा हमें ये मालूम है कि फैमिली डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है बीसी में, इसीलिए हमने ये नया फंडिंग मॉडल यहाँ पे लाया है गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है इस फंडिंग मॉडल के नीचे गौरव जी, जो डॉक्टर्स है उनको, फैमिली डॉक्टर्स है उनको $350,000 मिल सकता है, एटलीस्ट $350,000 मिल सकता है गौरव जी। और ये एक फुल टाइम इक्विवेलेंट फुल सर्विस फैमिली फिजिशियन है, जो कि फिजिशियन के जो सर्विस है उसके अराउंड बनाया गया है। और गौरव जी, इसके नीचे जो मॉडल है उसके नीचे जो फैमिली फिजिशियंस है वो कम से कम 1680 घंटे काम कर सकते हैं और उनके पास 1250 पेशेंट्स हो सकते हैं और एवरेज पेशेंट्स हो सकते हैं। और 5,000 विजिट्स एक हर साल वो 5,000 पेशेंट्स उनको आकर विजिट कर सकते हैं, यानी कि 5,000 बार वे पेशेंट्स को देख सकते हैं एक साल में। सो 5,000 पेशेंट्स वो देख सकते हैं एक साल में और उनके पास 1250 पेशेंट्स हो सकते हैं और वे 1680 आवर्स काम कर सकते हैं। और इतना काम करने के लिए उन्हें कम से कम $350,000 गौरव जी मिला जाएगा। और बेस्ड ऑन दिस टारगेट्स डॉक्टर्स विल अर्न 300, माफ करना 350 नहीं, 385,000। Based on these targets, doctors will earn $385,000 a year, जो अभी उनको मिल रहा है $250,000 a year। ये बढ़कर अब 385,000 हो जाएगा गौरव जी।
जी, उमेंद्र जी 2 खबरों को आखिर में इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ब्रिटिश कोलंबिया में तो टीचर्स का टेंटेटिव एग्रीमेंट हो गया। दूसरी तरफ जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड वर्कर्स हैं, सीयूपीई यूनियन बता रही है कि ओंटारियो में हड़ताल हो सकती है। हाँ, वो ये धमकी दे रहे हैं कि ओंटारियो की सरकार उन्हें हड़ताल करने से रोक रही है और उनका कहना है, क्यूपी का कहना है कि अगर ओंटारियो की सरकार ने ऐसा किया तो वे क्या करेंगे, वे सारे ओंटारियो के प्रोटेस्ट करने के लिए वे सारे प्रोविंस वाइड हड़ताल करेंगे इस शुक्रवार को और सारे प्रोविंस को वे बंद करने की कोशिश करेंगे। और ये यूनियन जो है गौरव जी, क्यूपी, वो 55,000 ओंटारियो एजुकेशन वर्कर्स की यूनियन है और उन्होंने ये कहा है कि जो ओंटारियो की सरकार है उनके साथ नेगोशिएट नहीं कर रही है और उनको हड़ताल करने से रोक रही है। लोरा वल्टन जो क्यूपी कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉइज के प्रधान है, उन्होंने ये कहा है कि ओंटारियो स्कूल बोर्ड काउंसिल ऑफ यूनियंस के भी वे प्रधान है। उन्होंने ये कहा है कि इसी शुक्रवार के उनके सभी मेंबर्स और जो साथी है वे हड़ताल कर देंगे जिससे कि वे ओंटारियो के स्कूल्स को बंद कर सके। और आपने कहा था कि बीसी के टीचर्स, गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि बीसी के टीचर्स और बीसी के सरकार के बीच एक अग्रीमेंट हो गया है और वे इस अग्रीमेंट को आने वाले दिनों में साइन करेंगे। तो टीचर्स ब्रिटिश कोलंबिया में हड़ताल पे नहीं जाएंगे क्योंकि वे और ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार एक अग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। जी, उमेंद्र जी बस एक एंटरटेनिंग खबर और बता दें, चाइना में बॉलीवुड का एक सॉन्ग आप बता रहे थे कि काफ़ी मशहूर हो गया है। जिमी जिमी जिमी, ये सॉन्ग गौरव जी डिस्को डेंसा का है। मेरे ख्याल से मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म था 1982 का, ये सॉन्ग है गौरव जी। जिमी जी, जिमी, बिल्कुल। आजा आजा रे मेरे पास। और ये सॉन्ग चाइना में इतना पॉपुलर कैसे हो गया गौरव जी, आजकल की उनकी जितनी भी सेलिब्रिटीज है सभी उनके टिकटॉक पर जा रहे हैं, यही गाना गा रहे हैं। और ये गाना गा रहे हैं गौरव जी, वो एम्प्टी बॉल्स लिए हुए हैं, एम्प्टी प्लेट्स लिए हुए हैं, एम्प्टी हंडी लिए हुए हैं, खड़े हुए हैं लेकर, और ये नाच रहे हैं और हिंदी में गाना गा रहे हैं। आपको इस वीडियो में देखना चाहिए गौरव जी। और क्यों ये गा रहे हैं जिमी जिमी, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में गौरव जी जिम ई के मतलब है हमें चावल दो, यानी कि जिम ई का मतलब है चावल दो, चावल दो। तो अभी कनाडा, माफ करना, चाइना की सरकार जो है उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी लगाया हुआ है। कई घरों को बंद कर दिया गया है। लोग बाहर जाकर खाने पीने के सामान नहीं खरीद रहे हैं। वो भूख से मर रहे हैं गौरव जी। और वे इसीलिए उन्होंने इस गाना को अपनाया है कि जिमी जिमी आजा रे मेरे पास। तो वो ये कह रहे हैं, उनका लैंग्वेज में अगर वो ये गाते हैं जिमी जिमी, तो उनका लैंग्वेज में ये होता है कि हमें चावल दे दो, हमें राइस दे दो जिससे कि हम कुछ खा ले, हमें कुछ खाने को दे दो भाई। तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गया सारे चाइना में। 1982 का ये सॉन्ग, इंडिया का सॉन्ग, बहुत ही पॉपुलर आजकल चाइना में है। आप वीडियो पर जाकर देखिए, यूट्यूब पर जाकर देखिए, टिकटॉक पर देखिए गौरव जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। जी, उमेंद्र जी आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।